नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी मेंस को ध्यान में रखते हुए जीएस पेपर 1 के अंतर्गत इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कवर कराई जा रही है। आज इसी कड़ी में मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू। यहाँ से बीपीएससी के द्वारा दो टाइप का प्रश्न बनाया जाता है 38-38 नंबर का। पहला प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू की जो भूमिका है पूरा का पूरा आधुनिक भारत के निर्माण में, आधुनिक भारत के निर्माण में किस प्रकार से है, इसका यहाँ पे पूरा का पूरा भूमिका की समीक्षा करना होता है। और दूसरा प्रश्न बनाया जाता है कि जवाहरलाल नेहरू की जो विदेश नीति है, गुट निरपेक्षता की जो नीति है, वह यहाँ पे आपको बताना होता है। तो आप देख पा रहे हैं जब भी आधुनिक भारत का आंसर राइटिंग करें तो विदेश नीति को जरूर यहाँ पे शामिल करते हुए चले, लेकिन यहाँ पे जब आप आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में नेहरू को दिखाएंगे तो विदेश नीति को यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में आपको दिखाना होगा। लेकिन पार्टिकुलरली जब यहाँ पे बीपीएससी के द्वारा नेहरू की विदेश नीति को पूछा जा रहा है तो फिर यहाँ पे आपको पूरा विश्लेषण करना होगा कि उस समय विदेश नीति के लिए परिस्थितियाँ क्या क्या थी, किस प्रकार से किन परिप्रेक्ष्य में गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया गया, पंचशील समझौता क्या है। फिर इसके अलावा देखेंगे तो खासकर भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को भी सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करना है। तो चलिए शुरुआत हम लोग करते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न से, अर्थात आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में नेहरू को क्यों जाना जाता है। तो बहुत सारे डायमेंशन हैं, इन सारे ही डायमेंशनों को अगर आप एग्जाम में लिख देंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा कि आधुनिक भारत के निर्माता नेहरू को, ठीक है, यहाँ पे कहा जा सकता है या कितना मतलब हद तक कहना यहाँ पे उचित होगा। तो चलिए इन्हीं सारी चीज़ों को सबसे पहले हम लोग प्रश्न संख्या 1 को बारी बारी से कवर करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहाँ पे भूमिका की, यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे तो नेहरू की जो भूमिका है देखिए आधुनिक भारत के जो निर्माण में है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे उनके विचारों में जो प्रभाव आपको दिखाई देगा, पाश्चात्य या पश्चिमी विचारों का प्रभाव अच्छा खासा आपको दिखाई देगा। वहाँ का जो उदारवाद का जो विचार है वो आपको अच्छा खासा यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि नेहरू की जो भूमिका है यहाँ पे आधुनिक भारत के निर्माण में काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो उनमें कई विचारों का जो प्रभाव था, जैसे कि पश्चिमी हो जाएगा, पाश्चात्य जो पश्चिमी जो विचारधारा है यहाँ पे, ठीक है, वहाँ का जो उदारवाद था, लिबरलिज्म था, उसका इम्पेक्ट अच्छा खासा आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा नेहरू के विचारों में। क्योंकि यहाँ पे, ठीक है, जो भी पाश्चात्य जो विकास वहाँ पे हुआ था, उदारवाद का जो विकास हुआ था, देखेंगे तो वहाँ पे कई प्रकार की गतिविधियाँ यहाँ पे चल रही थी, खासकर मानव संबंधित जो गतिविधियाँ थी, जैसे कि व्यक्ति की स्वतंत्रता हो जाएगा, यहाँ पे इंडिपेंडेंस की हम लोग बात कर लें, या फिर व्यक्ति की यहाँ पे गरिमा की बात कर लें, गरिमा हो जाएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, या फिर यहाँ पे प्रेस की स्वतंत्रता, स्वतंत्र निर्वाचन, संसदीय सरकार, इन सारे ही चीज़ों को देखेंगे तो नेहरू के द्वारा यहाँ पे पश्चिम के विचारधारा से या फिर उदारवाद के जो भी इम्पोर्टेंट जो तत्व है यहाँ पे वहाँ से ग्रहण करने का प्रयास किया गया। लेकिन इसको नेहरू ने ज्यों त्यों यहाँ पे नहीं लिया, बल्कि इसमें भारतीय दर्शन के साथ सामंजस्य स्थापित करने का यहाँ पे कोशिश किया गया। भारतीय दर्शन के साथ सामंजस्य स्थापित करने की यहाँ पे कोशिश किया गया। और फिर उस समय जो भी भारत की स्थितियाँ थी उन स्थितियों को ध्यान में रख के नेहरू के द्वारा एक एक चीज़ को यहाँ पे लाने का प्रयास किया। इसके अलावा नेहरू के विचारों में देखेंगे तो काफ़ी हद तक समाजवाद का भी बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट रोल आपको दिखाई देगा। ध्यान रखिएगा, समाजवाद। हालांकि समाजवाद की बात करें तो देखिए एंशिएंट एरा से भारत में तो समाजवाद के तत्व मौजूद ही था, जहाँ पे मैं नहीं हम की भावना था। लेकिन वो आगे चल के धीरे धीरे कहीं न कहीं उसमें देखेंगे तो मैं की भावना के साथ साथ पूरा का पूरा जो उसका आधार था, विचार था, हर तरीके से यहाँ पे चेंज हो गया। फिर जाके यूरोप में देखेंगे तो पुनः इस समाजवाद की अवधारणा को यहाँ पे विकसित करने का प्रयास किया गया। अब यूरोप में भी देखेंगे समाजवाद को लेके तो आपको दो टाइप का दिखाई देगा, एक तो यूटोपियन दिखाई देगा और दूसरा यहाँ पे वैज्ञानिक समाजवाद आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे नेहरू के द्वारा जो समाजवाद का विकास करने का जो प्रयास किया गया, सबसे पहले था यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे पूंजीवाद। नेहरू का मानना था, देखिए जो पूंजीवाद है इससे व्यक्ति की गरिमा पूरी तरीके से सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। ध्यान रखिएगा, व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। इसीलिए उनके द्वारा
इस समाजवाद को अपने ढंग से। अब इसमें देखेंगे तो पूरा पूरा यूरोपीय जो इफेक्ट है अच्छा खासा दिखाई देगा, गांधी का भी तत्व दिखाई देगा, उस समय भारत की जो भी अनुकूल या प्रतिकूल दशाएं थी उसका भी इफेक्ट आपको दिखाई देगा, जो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। इसके अलावा हम लोग बात करें गांधी से प्रभावित आपको याद होगा कि सत्याग्रह के समय जब खासकर व्यक्तिगत सत्याग्रह जब चल रहा था तो गांधी ने नेहरू को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो यहाँ पे नो डाउट ठीक है कि जो गांधी की विचारधारा से नेहरू भी काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि प्रभावित थे, लेकिन सारे ही जो गांधी की विचारधारा से नेहरू प्रभावित नहीं थे। उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट जो तत्व था जो नेहरू के द्वारा गांधी से जो लिया गया था वो था यहाँ पे अहिंसा का तत्व। अहिंसा का तत्व माना जाता है कि पहली बार 1916 का जब लखनऊ अधिवेशन हो रहा था तो वहीं पे ठीक है जो गांधी जी आए हुए थे लगभग 1915 में साउथ अफ्रीका से आए हुए थे, तो उसी 1916 के लखनऊ अधिवेशन में यहाँ पे नेहरू और गांधी की यहाँ पे मुलाकात हुई थी। विचारों में देखें हम लोग ठीक है तो पूर्ण सामंजस्य यहाँ पे नहीं था, ध्यान रखिएगा पूर्ण सामंजस्य नहीं था। हर जगह देखेंगे तो नेहरू का एक अलग एस्पेक्ट जो मतलब एंगल था। इसी से तो गांधी यहाँ पे नेहरू से प्रभावित है कि भाई मेरी बहुत सारी बातों को मानता भी है और इसके अलावा अगर कोई बातों को नहीं मानता है तो उसको अपने तरीके से वो ठीक है लॉजिकल तरीके से पेश करने के भी यहाँ पे कोशिश करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। कुल मिला के आप कह सकते हैं कि इसमें जो नेहरू का जो आदर्श परिकल्पना के रूप में आधुनिक भारत का जो निर्माण का जो भी इम्पोर्टेंट जो तत्व रहा है, इन तीन विचारकों का बहुत अच्छा खासा प्रभाव आगे चल के आपको दिखाई देगा और बार बार इसका यहाँ पे ठीक है रिपीटिशन भी होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं लोकतंत्र को लेके। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा आधुनिक भारत के निर्माण में जो नेहरू की जो भूमिका है अब यही है लोकतंत्र कि नेहरू लोकतंत्र को किस तरीके से देखते थे और किस तरीके से इसको यहाँ पे अप्लाई करने का यहाँ पे कोशिश किया। तो लोकतंत्र की यहाँ पे बात करें नेहरू के लोकतंत्र की तो यहाँ पे आपको समझते हुए चलना है ठीक है कि नेहरू ने लोकतंत्र को देखिए आत्म अनुशासन के रूप में पूर्णतः देखा। अभी आत्म अनुशासन का मतलब क्या है कि हर व्यक्ति अगर अपने आप में अनुशासित होके अगर अपनी चीज़ों को माने सही ढंग से। अब मुझे ठीक है अशोक का वक्तव्य याद आ रहा है कि समाज में हिंसा अव्यवस्था भ्रष्टाचार कभी नहीं फैलेगी अगर वो हर एक व्यक्ति अपने दायित्वों को पूरा करता है। जैसे भाई अपने भाई होने का दायित्व निभाए, पिता अपने पिता होने का दायित्व निभाए, तो सब कोई जब अपना रोल प्ले करेगा इथिकल वैल्यू के साथ तो समाज में कभी भी ठीक है मतलब कुसंगतियाँ कह सकते विसंगतियाँ फैलने का यहाँ पे सवाल ही पैदा यहाँ पे नहीं होता है। तो नेहरू का जो लोकतंत्र का जो आस्था का जो स्रोत है सबसे पहले यहाँ पे उदारवाद से लिया जाता है। उदारवाद जो पश्चिम का जो उदारवाद है, इसके अलावा मानवतावाद बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मानवतावाद देखेंगे तो ये कहीं से और नहीं आया। ठीक है, पश्चिम में जब पुनर्जागरण का दौर चल रहा था तो उस समय मानव पे बल देने की बात की जा रही थी और वहीं से देखेंगे तो ये मानवतावाद का जो विचार है ठीक है उठ के आया हुआ है। हालांकि भारत के ठीक है दर्शन में देखेंगे तो पहले से यहाँ पे मौजूद था। अब यहाँ पे नेहरू का जो मत था लोकतंत्र को लेके देखिए इस प्रकार से लोकतंत्र होना चाहिए जहाँ पे हर एक व्यक्ति को समान अवसर मिले। अब समान अवसर मिलने का मतलब ये होगा कि प्रत्येक जो व्यक्ति के अंदर जितना पोटेंशियल है, जितनी एक व्यक्ति के अंदर क्षमता है, अगर उस क्षमता के अनुरूप वो कार्य करेगा तभी तो फिर उसको लगेगा ना कि भाई हमको अवसर की समानता भी मिली और जो मैं काम कर रहा हूँ मेरे अंदर जितना पोटेंशियल है उसमें किसी भी प्रकार की कोई बंदिश नहीं लगे, तो फिर वो व्यक्ति के लिए ठीक है एक शानदार जो लोकतंत्र होगा। अर्थात यहाँ पे किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब समान अवसर मिलेगा तो यहाँ पे जब प्रत्येक व्यक्ति अपने पोटेंशियल अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेगा तो उसका क्या होगा, पूरी तरीके से ग्रोथ भी होगा, उत्पादन यहाँ पे अधिक होगा जिससे अधिक से अधिक लोगों को यहाँ पे वितरित किया जाएगा। लेकिन यही चीज़ है आपको समझना है कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं धीरे यहाँ पे कैपिटलिज्म की तरफ यहाँ पे मूव करते हुए नजर आएगी। आगे हम लोग समझेंगे। दूसरा यहाँ पे हम लोग लोकतंत्र के संदर्भ में देखें तो पश्चिम की अवधारणा से ध्यान रखिएगा नेहरू का जो लोकतंत्र था बिल्कुल अलग था, पश्चिम की अवधारणा से डिफरेंट, पश्चिम के अवधारणा से बिल्कुल यहाँ पे डिफरेंट था। वेस्ट में क्या है, पश्चिम में क्या है, अगर हम लोग बात कर लें
सोवियत हम लोग रूस की यहाँ पे बात कर ले या बहुत सारे जो पश्चिमी देशों की बात कर ले, तो वहाँ पे देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो सरकारी संस्थाएं वहाँ पे विद्यमान रहती है। सरकारी संस्थाएं पूर्णतः वहाँ पे मतलब विद्यमान रहती है। और यहाँ पे अब नेहरू का यहाँ पे मत था कि भारत में सीमित क्षेत्रों पर मतलब सरकारी हस्तक्षेप, जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं, जो किसी भी देश की रूपरेखा और फिर उसकी, ठीक है, बुनियादी जो ढांचा है उसको निर्धारित करती है, वहीं पे यहाँ पे भारत में, ठीक है, मतलब सरकारी हस्तक्षेप होना चाहिए। तो इस प्रकार से देखेंगे तो भारत का, ठीक है, जो यहाँ पे लोकतंत्र के अवधारणा के रूप में देखेंगे तो नेहरू का पश्चिम की अवधारणावादी से बिल्कुल यहाँ पे डिफरेंट एक आपको विचारधारा आपको दिखाई देगा। तो भारत में क्या है यहाँ पे, तो सीमित क्षेत्रों में सरकारी हस्तक्षेप होगा, सरकारी हस्तक्षेप होगा। जैसे कि भारी उद्योग हो गया, और आगे चल के होगा भी, भारी उद्योग हो गया, या फिर यहाँ पे जो भी रक्षा प्रतिरक्षा संबंधित जो चीज़ें हैं वही यहाँ पे सरकार के अर्थात केंद्र के स्तर पे होनी चाहिए। इसके अलावा नेहरू के द्वारा लोकतंत्र को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक समता के साथ कि राजनीतिक समानता तो होनी ही चाहिए, आर्थिक समानता पे भी बल देने का प्रयास किया गया, आर्थिक समानता पे भी बल देने का प्रयास किया गया। और बाद में नेहरू यहाँ पे बताते हुए भी आपको नज़र आ रहे हैं कि देखिए नेहरू का क्या स्टेटमेंट था कि अगर लोकतंत्र को मतलब 100 तरीके से इस लोकतंत्र को परिभाषित किया जा सकता है, ये बस मायने ये रखता है कि लोकतंत्र के प्रति आपका पर्सनल ओपिनियन यहाँ पे क्या है। और यहाँ पे नेहरू एक बिंदु पर यहाँ पे भी बिल्कुल सिमट के रह जाते हैं पूरे लोकतंत्र के विचारधारा को लेके कि लोकतंत्र का एक ही मतलब है और वो है इसकी आत्म अनुशंसा फिर आत्म अनुशासन। ये आत्म अनुशासन जितना मजबूत होगा किसी भी देश के अंदर, किसी व्यक्ति के अंदर, तो वहाँ पे लोकतंत्र को उतना ही बढ़ावा मिलेगा, लोकतंत्र को उतना ही यहाँ पे बढ़ावा मिला। आप खुद यहाँ पे आप अपने अंदर लगा के चलिए कि अगर जो भी फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटी है, अगर आप इस तरीके से फॉलो करते हैं अपने आत्म अनुशंसा फिर आत्म अनुशासन के दृष्टिकोण से, तो फिर तो समाज में कभी कोई समस्या ही नहीं आएगी। जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जापान, ठीक है, जो भी जापान के लोग देखिए वहाँ पे कितना आत्म अनुशासन पे बल देते हैं, जिसके वजह से जापान बहुत शानदार एक लोकतंत्र के रूप में भी मौजूद है और बहुत शानदार आप कह सकते हैं कि वहाँ जो सिस्टम है अच्छे तरीके से कार्य कर रही है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं समाजवाद को लेके। अब देखिए इसकी समाजवाद को लेकर मैंने बताया हुआ था कि कोई नया चीज़ नहीं है। अगर भारत में देखेंगे तो प्राचीन काल से जहाँ पे हम की भावना है, प्राचीन काल से आपको दिखाई देगी, आदि मानव में दिखाई देगी। उसके बाद आएंगे ऋग वैदिक काल में, तो वहाँ आपको अच्छा खासा दिखाई देगी। लेकिन आगे चल के धीरे धीरे मैं की अवधारणा के साथ साथ समाजवाद भी पूरी तरीके से विलुप्त होता हुआ नजर आया। लेकिन अब यही जो समाजवाद है, खासकर बार बार मैं यूरोपीय समाजवाद की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब तेज़ी से वहाँ पे औद्योगिकरण का दौर आया, बहुत सारे जो मतलब कह सकते हैं कि मजदूर थे, उनके अधिकारों का शोषण किया जाने लगा, तो उन्हीं लोगों में से एक वर्ग सामने आया और फिर उसने सबसे पहले जो समाजवाद की रूपरेखा को प्रस्तुत किया, वैसे लोगों को बोला गया यूटोपियन समाजवाद। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको लोग समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल आप लोग ठीक है एक्टिव रहिए। यूटोपियन समाजवाद, इनको स्वप्नशील समाजवाद के रूप में भी जाना जाता है। मैंने समझ रहे हैं ना, ये सपने की दुनिया में है और समाजवाद लाने का तो ये चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इनके जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, बिल्कुल आपको दिखाई देगा एक अलग टाइप का। जैसे कि ये चाह रहे हैं कि समाजवाद भी आ जाए और वर्ग समन्वयन भी बना रहे, वर्ग समन्वयन भी। अब सोचिए वर्ग समन्वयन का मतलब क्या है कि यहाँ पे न गरीबी बहुत अधिक हो, न बहुत अधिक अमीरी हो, और वैसे क्या यहाँ पे समाजवाद आ जाएगा उस तरीके से? खुद आप सोच के देखिए। ये लोग कोशिश कर रहा है जितना हो सके अहिंसा का माध्यम अपना के। इसके अलावा ये लोग लाभ की सर्वोच्चता को भी उठा रहा है कि लाभ एकदम होना चाहिए, धन संग्रह इसमें होना चाहिए, धन संग्रह होना चाहिए। इसके अलावा ये लोग बोल रहा है कि आर्थिक असमानता नहीं होना चाहिए, आर्थिक असमानता होना चाहिए।
और ये लोग कुछ हद तक यहाँ पे एकाधिकार में भी चोट करते हुए नजर आएगा। तो वैसे यहाँ पे क्या इस तरीके से कभी भी समाजवाद यहाँ पे आ पाएगा? खुद अब सोच के देखिए यहाँ पे। अब इसी चीज़ को यहाँ पे खासकर मार्क्स के द्वारा इस यूटोपियन समाजवाद को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया। ख़त्म नहीं किया दिया, मैंने कटाक्ष करने का कोशिश किया गया और मार्क्स के द्वारा लाया गया वैज्ञानिक समाजवाद। वैज्ञानिक समाजवाद। अब वैज्ञानिक समाजवाद का मतलब यही है ना यहाँ पे कि एकदम लॉजिकल तार्किक तरीके से अपनी बातों को रखना और उस समाज में मौजूद बुराइयों की चोट करना। वैज्ञानिक समाजवाद के माध्यम से यहाँ पे देखेंगे तो मार्क्स ने वर्ग संघर्ष पे चोट किया, वर्ग संघर्ष पर यहाँ पे बल दिया। अब याद कीजिए मार्क्स का स्टेटमेंट कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है सिवाय अपने पैरों की बेड़ियों के। तो यहाँ पे जब तक तुम्हारे अंदर वर्ग संघर्ष की चेतना नहीं आएगी, फिर अमीर और अमीर होगा, गरीब और गरीब हो जाएगा। और उस समय औद्योगिकरण के युग में आपको समझना होगा कि मजदूरों की स्थिति बहुत ही यहाँ पे काफ़ी खराब थी। तो यहाँ पे समझना होगा वर्ग संघर्ष पे बल देना बहुत ज़रूरी होगा। और जब वर्ग संघर्ष पे बल देने का मतलब है यहाँ पे कि हिंसा होगा, अर्थात एक आदमी अगर बहुत अमीर है, दूसरा आदमी बहुत गरीब है, तो गरीब व्यक्ति अमीर उसी कंडीशन में हो सकता है जब अमीर का कुछ भाग उस गरीब के पास आए। जैसे आज बोला जाता है ना कि देखिए भारत में बहुत सारे सोच रहे बिलियनियर लोग हैं, तो अगर भारत की संपत्ति अगर देखा जाए, ठीक है, तो 1% समझ रहे हैं ना, 1% लोगों के पास देखा जाए भारत की अगर 90% अगर संपत्ति मौजूद है, अगर इनको यहाँ पे डैमेज करना है, अगर इनकी संपत्ति को बांटना है तो इनको गरीब करना होगा, स्वाभाविक सी बात है। तभी तो इनका जो धन है गरीब लोगों के पास यहाँ पे आ पाएगा। इसी चीज़ को यहाँ पे समझना है। और वो यहाँ पे मार्क्स बता रहा है कि हिंसा के माध्यम से ही पूरी तरीके से संभव है। तो इसीलिए नेहरू का जो समाजवाद है, नेहरू का समाजवाद में मार्क्स हो गया, ठीक है, या फिर लेनिन हो गया, इनकी भी विचारधारा आपको दिखाई देगी। लेकिन हिंसा, ध्यान रखिएगा, हिंसा, चूँकि गांधी से नेहरू ने अहिंसा के तत्व को लिया था, तो हिंसा को नेहरू बार बार डिनाई करते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ पे जब दोनों को मिला देंगे, यूटोपियन समाजवाद और वैज्ञानिक समाजवाद, तो इसमें थोड़ा बहुत आपको बनते हुए आएगा नेहरू का समाजवाद। हालांकि नेहरू के समाजवाद में यूटोपियन समाजवाद आपको अधिक प्रभावी आपको दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे अहिंसा का तत्व सबसे अधिक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूटोपियन समाजवाद, इसके अलावा वैज्ञानिक समाजवाद, इसके अलावा गांधी का भी बहुत अच्छा खासा प्रभाव था। इसके अलावा भारत में जितना भी किसान आंदोलन हुआ, तो यहाँ पे किसान आंदोलन का ये माना जाता है कि अच्छा खासा नेहरू के विचारधारा में आपको प्रभाव देखने के लिए मिल जाएगा। इसीलिए इन सारे चीज़ों से नेहरू ने कंक्लूजन निकालना कि भाई देश का सामाजिक रूपांतरण करना बहुत ज़रूरी है। देश का सामाजिक रूपांतरण करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये सामाजिक जो रूपांतरण होगा कोई जादू की छड़ी से नहीं होगा, अलाउद्दीन का चिराग नहीं कि घिस देंगे हो जाएगा। इसमें बहुत लंबा समय लगेगा और इस लंबे समय के दौरान हमें सबसे अधिक उत्पादन पे बल देना होगा, उत्पादन की प्रक्रिया पे बल देना होगा। और यही उत्पादन की प्रक्रिया जब अधिक से अधिक यहाँ पे होने लगेगी, तो गरीब लोगों के पास, ठीक है, जो भी आजीविका का साधन है, धीरे धीरे ये भी मिडिल क्लास अपर क्लास की तरफ बढ़ेंगे, गरीब से अमीर बनना शुरू हो जाएंगे। हालांकि नेहरू के समाजवाद की आलोचना भी की जाती है। ध्यान रखिएगा कि नेहरू ने समाजवाद का कोई मूर्त रूप प्रस्तुत नहीं किया, यहाँ पे नहीं किया। इन दोनों ही चीज़ों को देख के, दोनों ही विचारधाराओं को देख के आपको समझ में आ भी रहा होगा, ठीक है। क्योंकि सामाजिक रूपांतरण अब यहाँ पे कितना लंबा समय लगेगा, कोई यहाँ पे फिक्स अवधि नहीं है। इसके अलावा नेहरू ने समाजवाद की जो बात कही उसको पूरा करने का भी लोग बहुत कहते हैं कि कोशिश नहीं किया। जैसे क्रिटिसाइज करते हैं कि जाति प्रथा पे बहुत अधिक बल नहीं दिया गया, मैंने उसको ख़त्म करने के लिए बहुत सारी जो समाज में कुरीतियाँ थी उसमें भी समस्या है। भूमि का, ठीक है, सही से यहाँ पे कह सकते हैं कि बंटवारा, उसका डिवीज़न यहाँ पे नहीं किया गया। तो ऐसे कुछ आपको, ठीक है, देखने के लिए मिल जाएगा जहाँ पे नेहरू को क्रिटिसाइज यहाँ पे किया जाता है। लेकिन ध्यान रखना होगा उस समय में जो भी परिस्थितियाँ थी नेहरू को क्रिटिसाइज करने से पहले, उस समय की परिस्थितियों को ध्यान में रख के आपको करना होगा, ना कि वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रख के।
उसके बाद हम लोग बात करते हैं अर्थव्यवस्था को लेके। ध्यान से आप लोग देखते चलिए अर्थव्यवस्था को लेके। तो देखिए पा रहे हैं यहाँ पे 1930 के दशक में आपको याद होगा कि 1900 ठीक है लगभग 21-22 के बाद असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद से धीरे धीरे बहुत सारे जो लोग थे यहाँ पे उनके विचारों मतभेदता आ गई। खासकर कांग्रेस में रहने वाले लोगों के बीच ही यहाँ पे मतभेदता आ गई। और भी जो लोगों का गांधी में जब विश्वास था कि मतलब असहयोग आंदोलन के बाद से भारत को स्वराज मिल जाएगा, वैसा नहीं हुआ। तो बहुत सारे लोग इसमें देखेंगे तो क्रांतिकारी विचारधाराओं की तरफ उन्मुख यहाँ पे होने लगे। तो 1930 तक आते आते अब जो भी यहाँ पे राष्ट्रवादी थे, क्रांतिकारी विचारधारा से लैस थे, उन लोगों के मध्य देखेंगे तो वैचारिक मतभेद यहाँ पे शुरू हो गया। वैचारिक मतभेद यहाँ पे शुरू हो गया। अब याद करिए 1929 का जो नेहरू रिपोर्ट था जिसमें ठीक है पूर्ण स्वराज की मांग की गई। तो यहीं से एक अस्पष्टता यहाँ पे सामने आने लगी कि जब पूर्ण स्वराज अगर भारत को मिल जाएगा, 1929 में खुद आपको मैंने बताया हुआ था कि वैश्विक आर्थिक जो संकट आया हुआ था जिससे गरीब किसानों मजदूरों को कितनी यहाँ पे समस्या आई हुई थी। तो ये वैचारिक मतभेद का जो एकदम बहुत बड़ा जो कारण था, दो विचारों को लेके था। पहला तो था कि भाई पूर्ण स्वराज जब हमें मिल जाएगा तो भारत की अर्थव्यवस्था को किस तरीके से लेके जाना है। तो पहला में इन लोगों का मानना था कि वो भारत की जो अर्थव्यवस्था होगी पूर्णतः सरकारी स्वामित्व वाली होगी, पूर्णतः सरकारी स्वामित्व वाली होगी। अर्थात हर जगह सरकार का कंट्रोल होगा, हस्तक्षेप होगा। और दूसरी जो विचारधाराएं यहाँ पे मौजूद थी, खासकर जो पूंजीपति जो लोग थे या फिर जो व्यापारी जो लोग थे, क्या ये लोग खुद आप सोच के देखिए, कभी भी ये लोग चाहेगा कि हर तरीके से सरकार का हस्तक्षेप हो? नहीं, ठीक है। तो ये लोग चाहता था कि सरकार का किसी भी प्रकार से कंट्रोल यहाँ पे नहीं होना चाहिए, सरकार का किसी भी प्रकार से कंट्रोल हस्तक्षेप यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब यहीं पे ठीक है नेहरू ने यहाँ पे दोनों को यहाँ पे बैलेंस करने का प्रयास किया। खासकर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आज़ादी के बाद तक आते आते क्योंकि उस समय जो परिस्थितियाँ थी अगर देखा जाए तो पूंजी का पूरी तरीके से अभाव था, कैपिटल का अभाव था, औद्योगिक जो भी इंडस्ट्रियल जो विकास का जो दौर चल रहा था उस समय बहुत ही अधिक क्षेत्रीय असंतुलन था। ध्यान रखिएगा, क्षेत्रीय असंतुलन, और आज भी कहीं ना कहीं यहाँ पे मौजूद है असंतुलन। आप लोगों को जान के बड़ी अतिशयोक्ति होगी कि देखिए यहाँ पे भारत, ठीक है, भारत का अगर ये पूर्वी अगर भाग की बात करें, इधर झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, तो देख पा रहे हैं यहाँ पे मिनरल्स जो भी यहाँ पे खनिज संसाधन के दृष्टिकोण से ये इतना रिच एरिया है, उस हिसाब से इन पूर्वी क्षेत्रों में यहाँ पे अधिकतर मात्रा में औद्योगिकरण यहाँ पे होना चाहिए था, जबकि पश्चिमी क्षेत्रों में देखेंगे तो खनिज संसाधनों के दृष्टिकोण से इतना रिच नहीं है, लेकिन फिर भी विकास किसका होगा? पश्चिमी क्षेत्रों का विकास होगा। तो यही तो आपको समझना है कि क्षेत्रीय असंतुलन अंग्रेजों के समय ही यहाँ पे इसको ठीक है कहीं न कहीं मतलब एकदम डिस्क्रिमिनेशन करने का यहाँ पे प्रयास किया गया था। जो भी यहाँ से रिच जो बहुमूल्य जो संसाधन है उसको जहाज़ों में ट्रेनों में लाद के पश्चिमी के क्षेत्रों की तरफ ले जाके यहाँ पे सब ठीक है औद्योगिकरण करने का प्रयास किया गया, जो आज भी चल रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पे देखेंगे। तो क्षेत्रीय असंतुलन पर्याप्त यहाँ पे मौजूद था। इसके अलावा भारी उद्योग हो गया, भारी उद्योगों की कमी थी। ऊर्जा क्षेत्र में बहुत अधिक विकास नहीं हुआ था। देखिए ऊर्जा क्षेत्र में जब हुआ तो फिर नेहरू के द्वारा बहुत सारा डैम वगैरह पे बनवाया गया ऊर्जा क्षेत्र की आपूर्ति के लिए। इसके अलावा जनसंख्या का देखेंगे तो बहुत तेज़ी से विस्तार हो ही रहा था, जनसंख्या का बहुत तेज़ी से विस्तार हो रहा था। और कृषि असंतुलन माने इतना समझिए कि लैंड होने के बावजूद भी अवैज्ञानिक तरीके से कृषि करने की वजह से उस समय ठीक है भारत अपनी ही लोगों का पेट यहाँ पे नहीं भर रहा था, मैंने भर नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से अमेरिका हो गया। मैंने समझ रहे हैं, बोला जाता था उस समय कि भारत की जो बंदरगाहों की जो दीवारें हैं, मतलब जो भारत की बंदरगाहों का जो मुंह हमेशा खुला रहता है, ताकते रहता है कि कोई देश आके गेहूँ दे दे। अमेरिका ने खिलाया हुआ था सड़ा हुआ गेहूँ। तो यहाँ पे आपको समझने की कोशिश करना है कि जनसंख्या जब तेज़ी से बढ़ रही थी यहाँ पे, तो कृषि असंतुलन भी भारत में व्याप्त था। तो कुल मिला के अब समस्याएं व्याप्त थी। तो ऐसे में अगर एक धड़ा बोल रहा है कि हमें सरकारी चाहिए, दूसरा कह रहा है कि नहीं हमें प्राइवेटाइजेशन चाहिए, तो क्या यहाँ पे किसी एक विचारधारा की तरफ, किसी एक व्यवस्था की तरफ मूव करना उचित था? बिल्कुल यहाँ पे नहीं था। इसीलिए यहाँ पे नेहरू के द्वारा यहाँ पे लाया गया मिश्रित अर्थव्यवस्था। ध्यान रखिएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था।
अब यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब यही है, थोड़ा आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, नेहरू के भाषा में, नेहरू के संदर्भ में समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे राज्य है, ठीक है, राज्य के अंडर कंट्रोल में, ध्यान रखिएगा, राज्य के अंडर कंट्रोल में जितना भी यहाँ पे भारी उद्योग होगा, भारी उद्योग होगा, इसके अलावा प्रतिरक्षा का जो क्षेत्र होगा, सब यहाँ पे राज्य के कंट्रोल में होगा। इसके अलावा निजी लोगों को भी मान्यता, माने निजी कंपनियों को भी मान्यता यहाँ पे दी गई, मान्यता दी गई। लेकिन उस समय बोला गया कि इन पे भी सरकारी नियंत्रण रहेगा, सरकारी नियंत्रण से लोग मुक्त नहीं हो सकते हैं, सरकारी नियंत्रण से मुक्त नहीं हो सकते हैं, और दोनों में सामंजस्य रहेगा, तभी एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो पाएगी, कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो पाएगी। अब इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आप ध्यान रखिए, ठीक है, कि मतलब कह सकते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को भी, ठीक है, संविधान सभा ने पूरी तरीके से अपनाया कि नहीं, हमें इसी तरफ यहाँ पे जाना चाहिए। इसके अलावा इसी को पूरा करने के लिए योजना आयोग की यहाँ पे स्थापना की गई, योजना आयोग, जो कि अब नीति आयोग के द्वारा इसे परिवर्तित कर दिया गया है। अब योजना आयोग में देखेंगे तो एक आएगा यहाँ पे नेहरूवादी मॉडल। इसी नेहरूवादी मॉडल को जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना आयोग जब चल रहा था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जब चल रहा था, उसको तैयार किया गया था महालो निवर्स के तहत, ठीक है, महालो निवर्स मॉडल के तहत किया गया था। तो नेहरूवादी मॉडल को भी, ठीक है, महालो निवर्स मॉडल भी कहा गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखेंगे तो कई सारे यहाँ पे सुधार करने का यहाँ पे ध्यान रखिएगा प्रयास किया गया। अब सुधार क्यों दिया जा रहा है ना, राज्य और यहाँ पे निजी दोनों के बीच क्या करने के लिए, सामंजस्य स्थापित करने के लिए, सामंजस्य स्थापित करने के लिए, जिसका उद्देश्य था लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, और उसी के तहत योजना आयोग की शुरुआत की गई। अब इसमें थोड़े बहुत सुधारों को हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सुधार है कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित होगा। हालांकि इन सुधारों में कुछ न कुछ लिमिटेशन भी आपको दिखाई देगा, लेकिन फिर भी प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक भारत के निर्माण में तो इसका रोल यहाँ पे अहम हो जाता है। जैसे कि भूमि सुधार को लेकर हम लोग बात कर ले, भूमि सुधार को लेकर हम लोग बात कर ले, जमींदारी उन्मूलन कानून लाया गया, जमींदारी उन्मूलन 1949 में लाया गया। इसके अलावा भूमि हदबंदी, भूमि हदबंदी 1959 में। इसके अलावा भूमि चकबंदी, भूमि चकबंदी, इसे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। भूमि चकबंदी और कुछ नहीं होता है, बल्कि ब्रिटिश शासन का जब भारत में कंट्रोल था तो बहुत सारे भूमियों को उन लोगों ने विखंडन कर दिया हुआ था, समझ रहे, टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया था। अब उसको सही जगह जिसका जिसका था, ठीक है, उसको पुनः देने का प्रयास किया गया, लेकिन ये सारी जगह सबको सफलता नहीं मिला। पंजाब, हरियाणा या फिर जो उत्तर प्रदेश में, वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, वहाँ पे इसको प्रसिद्धि मिली। इसके अलावा रैयत सुधार कानून लाया गया, रैयत सुधार कानून लाया गया, जिसमें रैयतों को भूमि का जो कानूनी जो हक है इसमें देने का प्रयास किया गया। हालांकि ये चारे जो चीज़ें हैं देखेंगे बहुत अच्छे से नेहरू के समय लागू नहीं हो पाए थे। हालांकि आपको समझना है उस समय एक साथ इतनी सारी समस्याएं थी, तो हर जगह यहाँ पे, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट थी प्रयास करती तो थी, लेकिन उसको सही तरीके से रिजल्ट के रूप में परिवर्तित तो नहीं कर पाती थी। इसी के अलावा देखेंगे इधर उद्योग के क्षेत्र में तो लघु और कुटीर उद्योगों का विकास किया गया, लघु और कुटीर उद्योगों का विकास किया गया। 1951 तक आते आते औद्योगिकरण, लाइसेंसीकरण की नीति को भी अपनाया गया, औद्योगिकरण लाइसेंसीकरण की नीति को यहाँ पे अपनाया गया। कुल मिलाकर देखेंगे तो मामला सुधारों में देखेंगे तो अधिकतर जो आपको दिखाई देगा इसमें सरकार का ही यहाँ पे कंट्रोल होता हुआ आपको दिखाई देगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं पंचायती राज संस्था एवं ग्रामीण विकास को लेके। तो देखिए नेहरू पे हमेशा यह दोषारोपण भी किया जाता है कि नेहरू जो हमेशा, ठीक है, शहरीकरण और औद्योगिकरण के यहाँ पे हिमायती थे। इसका मतलब कि गांव को नेहरू के द्वारा यहाँ पे अनदेखी कर दिया गया,
ठीक है। और गांव मतलब समझ रहे हैं ना, भारतीय मतलब अर्थव्यवस्था की आत्मा अगर कहा जाता है तो गांव को ही यहाँ पे कहा जाता है, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में सोचिए, अगर फार्मर, अगर किसान अनाज उगाएंगे नहीं तो किसी देश की अर्थव्यवस्था, वहाँ के लोग क्या खाएंगे? आपको लग रहा होगा कि विदेशों से फिर उसका ठीक है पूरी तरीके से मतलब आयात कर लिया जाएगा। वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक बाउंड्री में रहने वाले लोग, सोचिए एक बाउंड्री में रहने वाले लोग अगर उनके पास आजीविका का स्रोत नहीं है, अगर ठीक है वो उपजा नहीं रहे हैं, तो फिर वैसे में अगर उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होगी तो फिर वो जो व्यक्ति है जो बाहर से मंगाने की सोच रहा है, कभी वो चैन से नहीं रह पाएगा। फिर वहीं मार्क्सवादी परंपरा यहाँ पे शुरू हो जाएगी, क्रांति वाली बात यहाँ पे शुरू हो जाएगी। ठीक है, चेक एंड बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था की गांव को आत्मा कहा जाता है, और नेहरू पे क्रिटिसाइज यहाँ पे होता हुआ भी दिखाई देगा। हालांकि ऐसा कहना पूरा सही नहीं है, क्योंकि नेहरू ने देखेंगे तो गांव को ध्यान में रखते हुए, चाहे हम लोग बात कर लें सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, या फिर सहकारी समितियां, सहकारी समितियां की उसी समय यहाँ पर स्थापना कर दी गई थी। और इन दोनों का जो उद्देश्य था कि जो भी गांव के लोग हैं मिलजुल कर, एक साथ मिलजुल कर, ठीक है, जो भी यहाँ पे काम करे, जो भी यहाँ पे ठीक है अवशेष बचेगा, अधिशेष बचेगा, उससे वो लोग क्या होंगे? आत्मनिर्भर बनेंगे। ध्यान रखिएगा, आत्मनिर्भर बनेंगे। तो देखिए आत्मनिर्भर का कॉन्सेप्ट बहुत पहले से यहाँ पे चला आ रहा है। इसके अलावा नेहरू के द्वारा गांधी के सपनों को पूरा करने के लिए, या फिर गांधीवादी विचारधारा का झलक जो दिखाई देगी, शक्तिशाली ग्राम पंचायत की स्थापना को लेके, शक्तिशाली ग्राम पंचायत की स्थापना को लेके। अब इसका क्या मतलब है? तो देखिए हमेशा से ही यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हमेशा से ही यहाँ पे नेहरू भी चाहते थे कि गांधी के अनुरूप ही पूरी तरीके से गाँव का विकास होके, जो भी गांव जो है ठीक है, खासकर वहाँ से जो भी पंचायती जो स्तर है, पंचायत देश के शासन तंत्र का पूरी तरीके से आधार बने। लेकिन आपको समझना होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि उस समय की परिस्थितियों में समझिए, कोशिश कीजिए समझने का। जब भारत जस्ट आज़ाद हुआ था और उस समय यहाँ पे केंद्र और राज्य यहाँ पे तो था ही यहाँ पे। अब केंद्र और राज्य को लेके मैंने अमेरिका जैसे तो द्वंद्व नहीं था शुरुआत में, जैसे कि अमेरिका में संविधान हो रहा था, तो वहाँ पे देखेंगे ना अमेरिका में क्या होता है, राज्य भी नहीं टूटता है, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, ध्यान रखिएगा। लेकिन भारत के साथ अगर ऐसी स्थिति होती तो फिर समस्या यहाँ पे होने का संभावना अधिक रहता है यहाँ पे। तो इसीलिए भारत में जो ढांचा लाया गया तो विनाशी, ध्यान रखिएगा, राज्यों का अविनाशी संघ, अर्थात केंद्र यहाँ पे टूट नहीं सकता है, केंद्र टूट नहीं सकता है, राज्य यहाँ पे क्या होता है, टूट सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है? तो केंद्र और राज्यों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए शक्ति का विकेंद्रीकरण करना होगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप इस शक्ति का विकेंद्रीकरण अगर उस समय पंचायत के लेवल पे कर दिया जाता तो ये मामला और अधिक गंभीर हो जाता, क्योंकि उस समय बहुत सारी समस्याएं थी, खासकर क्षेत्रीय स्तर पे समस्याएं, जैसे कि क्षेत्रवाद, इसके अलावा अलगाववाद, इसके अलावा भाषा के स्तर पे हो गया, भाषा के साथ साथ यहाँ पे ठीक है जो विकेंद्रीकरण वाली बात थी, विकेंद्रीकरण वाली जो बात थी, ठीक है, ऐसे बहुत सारी जो समस्याएं थी, ध्यान रखिएगा, उस समय मौजूद था। और ऐसे में इतने बड़े रूप पे विकेंद्रीकरण करना संभव नहीं भी था। ठीक है, भारत के लिए, भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा पहुंचा सकता था। इसके अलावा पंचायतों तक पहुंचाने के लिए रिसोर्सेज की भी कमी थी, ध्यान रखिएगा, रिसोर्सेज की भी यहाँ पे सब कमी थी। इसीलिए जब संविधान सभा का द्वारा जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो उस समय पंचायत का कोई मूर्त माने ठोस रूप देने का प्रावधान यहाँ पे नहीं किया गया। लेकिन आगे चलकर तो यहाँ पे हुआ ही हुआ। तो यहाँ पे समझना है कि नेहरू जो थे वे भी गांधी की तरह ही, ध्यान रखिएगा, गांधी की तरह जो नेहरू थे, ठीक है, पंचायतों को देश का आधार बनाने के पक्षधर थे। पंचायत को, ठीक है, देश का आधार बनाने का पक्षधर थे, आधार बनाने का पक्षधर थे। लेकिन उस समय पूरा क्यों नहीं हो पाया, इन सारे बातों को आपको, ठीक है, बताना होगा।
अब आइए हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं धर्म निरपेक्षता को लेके। तो देखिए ठीक है, भारत शुरू से ही अगर देखा जाए तो एक डाइवर्सिटी मूलक वाला यहाँ पे देश रहा है, और ऐसे में अगर नेहरू ने इस धर्मनिरपेक्षता के अप्रोच को अपनाने का प्रयास किया तो बिल्कुल नेहरू का ये मौलिक, समझ रहे हैं ना, एक मौलिकता भरा कदम था यहाँ पे। और देखिए आज इसी धर्मनिरपेक्षता की वजह से भारत या फिर भारत का संविधान कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे कार्य कर रहा है। तो अब नेहरू का जो धर्मनिरपेक्षता क्या था, शुरुआती तौर पे थोड़ा आप लोग समझने का प्रयास कीजिए कि देखिए यहाँ पे नेहरू का मानना था कि राज्य का, ध्यान रखिएगा, राज्य का मैंने जो भी कर्तव्य है सभी धर्मों के साथ समान परिस्थिति प्रदान करना। पहला था राज्य समान परिस्थिति प्रदान करेगा, समान परिस्थिति प्रदान करेगा। इसके अलावा दूसरा था कि जो भी यहाँ पे सुविधा दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, जो भी यहाँ पे सुविधा दिया जाता है, इन सुविधा दिए जाने का यहाँ पे नेहरू के द्वारा, ध्यान रखिएगा, नेहरू के द्वारा यहाँ पे विरोध किया गया कि किसी भी प्रकार का, ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रकार का अगर सुविधा दिया जा रहा है राज्य की तरफ से तो फिर वो समान मूलक हो ही नहीं सकता है। खुद सोच के देखिए, फिर राज्य पे हस्तक्षेप लगता ही रहेगा कि भारत बहुसंख्यकों को, अल्पसंख्यकों का यहाँ पे ठीक है धार्मिक मामलों में मतलब कह सकते हैं कि हस्तक्षेप कर रहा है या फिर उसको बहुत अधिक यहाँ पे प्रश्रय दे रहा है, तो समस्या यहाँ पे होगी ही होगी। इसीलिए नेहरू का मानना था यहाँ पे कि एक स्वतंत्र धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, स्वतंत्र धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, स्वतंत्र धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, जिसमें प्रत्येक धर्म का, ध्यान रखिएगा, प्रत्येक धर्म का उनका अपना विश्वास हो, उसमें किसी भी प्रकार का इंटरफेयर बाहर के लोग यहाँ पे नहीं कर पाए, अर्थात पूर्ण स्वतंत्रता उनको होनी चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, और तभी जाके उनको समान अवसर यहाँ पे प्राप्त होगा। इसलिए नेहरू के द्वारा ये भी बोला जाता है कि धार्मिक मामलों में ये तभी संभव हो पाएगा जब धार्मिक मामलों में राज्य क्या करे, तटस्थता की नीति अपनाए। अब ध्यान रखिएगा, अभी तटस्थता की नीति नहीं है, अभी धर्मनिरपेक्षता का मतलब भारत में अभी सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करने को लेके है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन तटस्थता की नीति नहीं है। लेकिन उस समय नेहरू का अप्रोच था, उस समय जब राष्ट्रपति, ठीक है, जब राजेंद्र प्रसाद जब बने तो राजेंद्र प्रसाद कितने बार धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने चले जाते थे, तो नेहरू के द्वारा उस समय आलोचना भी किया जाता था। उसके बाद से यहाँ पे नेक्स्ट देखें तो इनका मानना यही था, धर्मनिरपेक्षता को लेके सबसे जो समस्या था ना, देखिए माइनॉरिटी को लेके, अल्पसंख्यकों को लेके, अल्पसंख्यकों को लेके कि अगर इस तरह का अगर जब भी स्टेप अगर राज्य उठाएगा मतलब धर्म के मामले में हस्तक्षेप को लेके, तो उसमें अल्पसंख्यकों के मन में, उनके दृष्टिकोण में पूरी तरीके से बदलाव आएगा, जो भारत की एकता और अखंडता के लिए, ठीक है, मतलब सही साबित नहीं होगा। इसके अलावा ये बोलते हैं कि समान नागरिक संहिता कि सारे के सारे जो धर्म के जो भी लोग हैं, जिसके वजह से, ठीक है, मतलब उनकी एक तरीके से आइडेंटिफिकेशन है, अगर उसको यहाँ पे ख़त्म कर दिया जाए तो यहाँ पे सारे के सारे लोग यहाँ पे, ठीक है, भारत के नागरिक संहिता के अंतर्गत आ जाएंगे, अर्थात सब एक ही बाउंड्री में रहने वाले लोग हैं। तो फिर उनमें किसी, ठीक है, धर्म के आधार पर अलग अलग नियम और कानून क्यों, सेम होना चाहिए। तो समान नागरिक यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके भी नेहरू काफ़ी उस समय, ठीक है, एक्टिव थे, ध्यान रखिएगा, एक्टिव थे। हालांकि अभी भी देख पा रहे हैं, ठीक है, भारत का सपना ही है, अभी भी ये पूरा नहीं हो पा रहा है। उसके बाद से नेक्स्ट है यहाँ पे राष्ट्रवाद एवं वैश्विक राष्ट्रवाद। इस संदर्भ में देखेंगे तो नेहरू की जो विचारधारा है कुछ रविंद्रनाथ टैगोर की विचारधारा टाइप का आपका दिखाई देगा कि राष्ट्रवाद सिर्फ अपने देश के ही अंदर क्यों, पूरा का पूरा जो विशाल जो भूखंड है, सब तो एक क्षेत्र है, एक भौगोलिक एरिया है, और उसमें रहने वाले सारे जो लोग हैं अपने ही हैं, तो यहाँ पे वैश्विक राष्ट्रवाद यहाँ पे होना चाहिए रविंद्रनाथ टैगोर के, मतलब जो भी उनकी विचारधारा थी उसके अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे नेहरू, ठीक है, बिल्कुल उनकी विचारधाराओं से मैच रखते हुए नजर आएंगे। नेहरू ने राष्ट्रवाद को परिभाषित करने का प्रयास नहीं किया, मैंने इसको डिफाइन नेहरू के द्वारा यहाँ पे परिभाषित, ध्यान रखिएगा, नहीं किया गया। इसको नेहरू के द्वारा यहाँ पे प्रयास भी नहीं किया गया, ध्यान रखिएगा, नेहरू के द्वारा प्रयास भी नहीं किया गया। राष्ट्रवाद को लेके यहाँ पे नेहरू का जो विचारधारा था ये दो टाइप का था। नेहरू बताते हैं कि देखो, जो भूतकाल में जो राष्ट्रवाद का जो विचारधारा था, भूतकाल में मैंने पहले, ठीक है,
तो ये राष्ट्रवाद था, लोगों को मजबूत बनाता था, लोगों को मजबूती प्रदान करता था, लोगों को मजबूती प्रदान करता था। लेकिन अभी वर्तमान में ये राष्ट्रवाद जो है घृणा का भाव पैदा कर रहा है, घृणा का भाव पैदा कर रहा है, ठीक है। और नेहरू यही यहाँ पे मतलब कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे क्या होता है, तो लोगों का समझ रहे हैं ना, जो संकुचित जो सोच है ये सबसे बड़ा कारण है। इसीलिए नेहरू बोल रहे हैं कि वैश्विक राष्ट्रवाद को मानो, वैश्विक राष्ट्रवाद या फिर अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रवाद, वैश्विक राष्ट्रवाद को मानो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिसमें शांतिपूर्ण सहयोग की भावना उत्पन्न हो सके, शांतिपूर्ण सहयोग की भावना, शांतिपूर्ण सहयोग की भावना उत्पन्न हो सके, तभी तो जाके एक पारस्परिक सहयोग बन पाएगा, पारस्परिक सहयोग बन पाएगा, ठीक है। इसके अलावा नेहरू के द्वारा बताया भी जा रहा है कि प्रत्येक राष्ट्र को विश्व के घटनाक्रम में भाग लेना चाहिए, प्रत्येक राष्ट्र को विश्व के घटनाक्रम में भाग लेना चाहिए कि किसी भी अगर विश्व में मौजूद कोई भी देश है उसके साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सहयोग की भावना होगी तभी जाके किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। अर्थात अलगाववाद के वो पूरी तरीके से खिलाफ थे, अलगाववाद के पूरी तरीके से खिलाफ थे, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आइए हम लोग बात करते हैं 7वें नंबर पे विदेश नीति। अब इसी विदेश नीति के माध्यम से बीपीएससी के द्वारा एक और सवाल बनाया जाता है और इसको थोड़ा हम लोग डिटेलिंग करने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। अब विदेश नीति के अंतर्गत विदेश नीति की जो चुनौतियाँ थी उस समय क्या क्या थी इसको भी देखेंगे हम लोग। पंचशील समझौता और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत की भूमिका यहाँ पे क्या रही है, गुटनिरपेक्षता को अच्छे से कवर करेंगे और फाइनली यहाँ पे एक छोटे से निष्कर्ष के माध्यम से आंसर को कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा जब भी आप नेहरू की मतलब आधुनिक भारत के राष्ट्र के निर्माण में दिखाना होगा तो विदेश नीति को यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में आप दिखाने की कोशिश कीजिएगा, शॉर्ट फॉर्म में दिखाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने डायमेंशन बड़ा किया हुआ है जानबूझ के। एक प्रश्न बीपीएससी के द्वारा 38 नंबर के यहाँ से पूछा जाता है। चलिए अब सबसे पहले हम लोग बात कर लें विदेश नीति की जो चुनौतियां थी उस समय। सोचिए भारत 1947 में आज़ाद हुआ तो उस समय आपको वैश्विक परिदृश्य को भी यहाँ पे लेके चलना होगा, क्योंकि उस समय 1945 में आपको ध्यान होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वार की समाप्ति हुई, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे तो जो भी घटनाएं हुई इसमें, खासकर जब अमेरिका के द्वारा जापान के, ठीक है, मतलब जो भी हिरोशिमा में यहाँ पे परमाणु बम छोड़ा गया, तो देखिए सोवियत रूस उस समय कितना नाराज हुआ था। उसी के बाद से देखेंगे तो शीत युद्ध का यहाँ पे दौर चल पड़ा। 1945 में यूएनओ की स्थापना हुई, लेकिन नाम मात्रा के उस समय स्थापना हुई और जो पूरा विश्व है दो गुटों में बसता हुआ, ठीक है, नज़र आ रहा था। भारत खुद अपने आंतरिक चुनौतियों से जूझता हुआ नज़र आ रहा था। सोचिए, ठीक है, कश्मीर का मुद्दा वैसे ही सर पे था। इसके अलावा देसी राज्यों के साथ, ठीक है, क्या होगा, कौन राज्य रहेगा नहीं रहेगा, उस समय ऐसे ही समस्याएं मौजूद थी। इसके अलावा बहुत सारे नौ जो उपनिवेशवाद, समझ रहे हैं ना, मतलब नौ जो मतलब स्वतंत्र जो देश अलग हो रहे थे उसमें भारत को जाके एक अलग अपना अस्तित्व कायम करना था। पड़ोसी देशों के साथ मैंने बताया अभी पाकिस्तान और चीन के साथ कैसा संबंध हो, तो बहुत तरह की यहाँ पे समस्या थी। इसमें कुछ समस्याओं को मैं समेटने का प्रयास करता हूँ, आपको बताना होगा, तभी जाके समझ में आएगा कि नेहरू ने ये स्टेप यहाँ पे क्यों लिया। तो विदेश नीति की चुनौतियाँ में अगर हम लोग नंबर 1 बात करें तो एकता और अखंडता को लेकर, एकता और अखंडता लेकर किसी भी नवनिर्मित या फिर नव आज़ाद जैसे देशों के लिए, और एकता और अखंडता सबसे मतलब प्राइमरी जो चीज़ होती है, ध्यान रखिएगा, प्राइमरी चीज़ होती है। और भारत जब आज़ाद हुआ तो पता है आपको कि पाकिस्तान तो ऐसे ही सेपरेट हो गया, लेकिन अकेले तो सेपरेट नहीं हुआ, अभी भी कुछ मामला फंसा हुआ था। जैसे कि कुछ राज्यों के लेके अभी भी संदेह स्थिति थी, राज्यों के लेके संदेह। जैसे कि इसमें आपको 3 तो नाम पता ही होगा, कश्मीर हो गया, जूनागढ़ हो गया, इसके अलावा हैदराबाद हो गया, हैदराबाद हो गया। तो जूनागढ़ को तो जनमत संग्रह के माध्यम से मिला लिया गया, हैदराबाद में सीधे सेना के अटैक के माध्यम से मिलाया गया। कश्मीर का मामला यहाँ पे फंस गया, ध्यान रखिएगा, कश्मीर का मामला यहाँ पे फंस गया। फिर नेहरू की एक बहुत बड़ी भूल भी मानी जाती है, कश्मीर के मामले को ले जाकर, ठीक है, नेहरू के द्वारा यूएनओ में उठाया गया। तो खैर यहाँ पे तो आगे हम लोग देखेंगे। उसके बाद से देखेंगे तो 1954 के आसपास, 1954 के पास
यहाँ पे पौंडीचेरी का विलय किया गया, पौंडीचेरी का विलय किया गया, जहाँ पे फ्रांसीसियों का कंट्रोल हुआ करता था, पौंडीचेरी को यहाँ पे ले लिया गया। उस समय भी समस्या थी, सोचिए, ठीक है। इसके अलावा 1961 में देखेंगे तो गोवा का विलय किया गया। गोवा का जब विलय किया गया तो यहाँ पे पुर्तगालियों का कंट्रोल था, अमेरिका पुर्तगालियों का साथ दे रहा था, सोचिए। तो आसान नहीं था उस समय के, मैंने बार बार बोला है कि सिचुएशन में आपको जाके समझना होगा। इसके अलावा कुछ नेक्स्ट भी कारण है, जैसे कि, ठीक है, गुटों में विभाजित, यहाँ पे ध्यान से देखते चलिए, गुटों में विभाजित, गुटों में विभाजित माने नेहरू अब यहाँ पे किसी भी हद तक नहीं चाह रहे थे कि जितना राष्ट्र बना है अब दो चार मिलकर एक अलग राष्ट्र की स्थापना कर लें, अलग विश्व की स्थापना कर लें। तो गुटों में विभाजित होने से एक समस्या पैदा हुआ, क्या मतलब पैदा क्या हुआ था, तो अलग विश्व विकसित करना, अलग विश्व विकसित करना, जैसे कि शीत युद्ध के दौर में हुआ ही हुआ, यूएसए एक तरफ चल रहा है, सोवियत रूस एक तरफ चल रहा है, तो समस्या यहाँ पे हो ही रही थी। इसके अलावा भारत के अगर आंतरिक मामलों में देखें तो निकटतम पड़ोसी देशों के साथ संबंध निर्धारण, निकटतम पड़ोसी देशों के साथ, निकटतम पड़ोसी देशों के साथ, थोड़ा सा इसको समझने का आप लोग प्रयास कीजिए। अब निकटतम पड़ोसी देश में कौन है, एक तरफ तो यहाँ पे हो जाएगा चीन का मामला, दूसरी तरफ यहाँ पे हो जाएगा पाकिस्तान का मामला। सबसे अधिक समस्या का जड़ यही दोनों है, ठीक है, और आज भी वर्तमान में देखिए मौजूद भी है यहाँ पे। अगर हम लोग देखें पाकिस्तान की, अगर हम लोग बात करें तो देखिए पाकिस्तान हर तरीके से, आप अगर देखें हिस्ट्री के दृष्टिकोण से, जियोग्राफी, कल्चरल, माने इन सारे ही चीज़ों का जो इम्पैक्ट है पाकिस्तान में पड़ना तय है, क्योंकि पाकिस्तान कभी न कभी अखंड भारत का ही एक अंग रहा है, खुद सोच के देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो समस्या यहाँ पे आएगी ही आएगी यहाँ पे। लेकिन आज़ादी के बाद से जिन परिस्थितियों में पाकिस्तान का उदय हुआ, अब फिर वहाँ पे जो भी गतिविधियाँ रही, खासकर धार्मिक मामलों को लेके, कट्टरतापंथ, उग्रवाद, ठीक है, आतंकवाद जैसी गतिविधियों को लेके, तो पाकिस्तान ने जब से भारत, समझ रहे हैं ना, दोनों अलग हुआ है भारत पाकिस्तान, तब से एक जन्मजात दुश्मन के रूप में यहाँ पे पाकिस्तान ट्रीट करता हुआ नजर आएगा। हम उनको बोलेंगे भाई, वो हमें बोलेंगे, तो यहाँ पे कटाक्ष जो भी दौर यहाँ पे चलता रहेगा। लेकिन मूल कारण क्या था यहाँ पे, मूल जो कारण था यहाँ पे कश्मीर मुद्दे को लेके, ध्यान से देखते चलिए, कश्मीर मुद्दे को लेके, जो कि नेहरू की माना जाता है कि एक बहुत बड़ी भूल थी कि जो नेहरू मामला लेके चले गए यूएनओ में कि जनमत संग्रह से वहाँ पे, ठीक है, डिसीजन लिया जाए, जो कि अभी तक नहीं हुआ और अभी तक, ठीक है, समस्या बनी की बनी है। दूसरा यहाँ पे कुछ और भी कारण है, आप लोग ध्यान से देखते चलिए, सिंधु नदी विवाद को लेके, सिंधु नदी विवाद को लेके, ठीक है, अभी भी ये दो समस्या पाकिस्तान के साथ सॉल्व यहाँ पे नहीं हो पा रही है। और तब तक इधर तीसरा जो देश का जो एंट्री था यहाँ पे अमेरिका, ध्यान रखिएगा अमेरिका, यहीं पे आप लोग चीज़ों को समझ लीजिए। अमेरिका उस समय देखिए शीत युद्ध के दौर में अमेरिका भी गुटीय प्रणाली को जन्म दे रहा था, सोवियत रूस भी दे रहा था, सारे देश जो चाह रहे थे ये लोग, ठीक है, सोवियत रूस और अमेरिका, कि हमारे देश में, मैंने हमारे साथ अधिक से अधिक जो लोग जुड़ पाए, अधिक से अधिक देश जुड़ पाए, इसीलिए लोग हर तरीके का लालच देते थे। तकनीकी मामला हो गया, सैन्य मामला हो गया, आर्थिक जो लालच है, और भारत को भी दिया गया यहाँ पे। लेकिन भारत ने यहाँ पे मना कर दिया कि हमको क्या रहना है, हमको स्वतंत्र रहना, हमको किसी भी गुटीय प्रणाली में नहीं जाना है। लेकिन अमेरिका ने इसको झप से क्या कर लिया, लपक लिया, पाकिस्तान ने इसको क्या कर लिया, पूरी तरीके से लपक लिया। अब यही समस्या हो गया, पाकिस्तान अमेरिका का दोस्त हो गया। अमेरिका ने पाकिस्तान को मतलब सेना से लेके, समझिए कि आर्थिक जो सहायता है, आर्थिक सहायता सब यहाँ पे देना शुरू कर दिया। और अमेरिका ने भारत के खिलाफ, ठीक है, कह सकते हैं कि जो भी एक होती है ना, एक दुश्मन देश के खिलाफ है ये, ठीक है, बस दिखावा करना हम अच्छे हैं, लेकिन कभी भी अमेरिका ने, ठीक है, उस समय भारत का सहयोग यहाँ पे नहीं किया। बहुत बड़ी समस्या थी। पाकिस्तान और एक्टिव होते गया, एक्टिव हो गया, भारत पे यहाँ पे अटैक करते गया, अटैक करते गया। उसके पीछे सबसे जो बड़ा जो कारण था, ध्यान रखिएगा, वो अमेरिका था। अब तो इसीलिए ना ये मामला कब जाकर क्लियर हुआ, जब, ठीक है, ओसामा बिन लादेन के द्वारा जब अटैक किया गया, तब जाके अमेरिका को लगा कि रियल में टेररिज्म, ठीक है, फिर आतंकवाद कुछ होता है। तब से मामला कुछ, ठीक है, भारत और अमेरिका के देखेंगे तो कुछ हद तक आपको ठीक दिखाई देगा। चीन के साथ हम लोग बात करें तो देखिए चीन भी बहुत ही मतलब धोखाधड़ी वाला देश निकल गया।
ठीक है, भारत समझिए, भारत जब आज़ाद हुआ तो चीन में जब कम्युनिस्टों का, आपको याद होगा ताइवान वगैरह का जो मामला चल रहा था कि असली जो चीन मैंने सॉरी जो अमेरिका है ताइवान को यहाँ पर मार रहा था, भारत ने चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसको पहली बार भारत ने यहाँ पे क्या किया, सपोर्ट किया, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मान्यता दी कि नहीं भाई असली चीन ये है, रियल में जो चीन है। चीन के साथ भारत ने राजनयिक संबंध स्थापित किया, खुद सोचिए राजनयिक संबंध स्थापित किया, हिंदी चीनी भाई भाई का यहाँ पे दौर चल रहा था, सोचिए खुद सोच के आप देखिए। लेकिन जब चीन के द्वारा 1950 में तिब्बत पर आक्रमण किया गया, तिब्बत पर आक्रमण किया गया, तभी भारत चुप रहा और 1900 ध्यान रखिएगा 54 के आसपास, ठीक है, भारत ने मतलब चीन के साथ पंचशील समझौता भी कर लिया, पंचशील समझौता भी कर लिया, सोच रहे हैं। अब उसके बाद से देखेंगे जब दौर आएगा लगभग 1959 का, जब दौर आएगा 1959 का जब दौर आ जाएगा तो वहाँ पे तिब्बतियों में जब विद्रोह की भावना जब जागेगी, तिब्बतियों में विद्रोह की भावना जागेगी तो ये लोग चीन के खिलाफ जब आवाज़ उठाना शुरू कर देगा और ये लोग जब भारत में आएगा, खासकर ठीक है दलाई लामा जब भारत जब यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो तब भारत के द्वारा यहाँ पे सपोर्ट किया जाएगा, दलाई लामा को सपोर्ट किया जाएगा और फिर एक समानांतर सरकार बनाने का भी यहाँ पे आह्वान किया जाएगा। तब जाके देखेंगे तो भारत और ध्यान रखिएगा चीन के बीच जो संबंध है बिल्कुल ही एक अलग लेवल पे आपको दिखाई देगा, कट्टर दुश्मनी फिर शुरू हो गया, सीमा विवाद, सीमा विवाद का मामला यहाँ पे आने लगा, जो अभी भी सबसे बड़ी समस्या का क्या है, कारण है। तो इसीलिए जो दो समस्या जो नेहरू ने छोड़ा हुआ है, ठीक है, एक तो पाकिस्तान के कश्मीर का मुद्दा को लेके और चीन का जो यहाँ पे ध्यान रखिएगा सीमा मुद्दा को लेके, ये अभी भी लगता है कि पूरा क्लियर होने वाला नहीं है। उसके बाद से एक और जो चुनौतियाँ थी, जो भी 9 स्वतंत्र एशियाई देश, ध्यान रखिएगा 9 स्वतंत्र एशियाई देश, 9 स्वतंत्र एशियाई देश, ठीक है, और यहाँ पे जो भी अफ्रीकी, ध्यान रखिएगा अफ्रीकी जो भी देश आज़ाद हो रहे थे, इनको किस प्रकार से जागरूक किया जाए साम्राज्यवाद के खिलाफ, ताकि ये लोग किसी भी गुट के अंदर शामिल यहाँ पे नहीं हो पाए, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं मौजूद थी। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देखने का प्रयास करते हैं पंचशील समझौता क्या था। पंचशील समझौता 5 प्रकार का समझौता था, ठीक है, जैसे कि नंबर 1 था कि एक दूसरे के क्षेत्रों तथा संप्रभुता का आदर करना, एक दूसरे के क्षेत्र हो जाएगा, दूसरे का क्षेत्र और इसकी संप्रभुता का आदर करना कि तुम भी भाई हमारे क्षेत्रों का, ठीक है, आदर करो, हमारे सोवरेनिटी का भाई रिस्पेक्ट दो तुम भी, और ऐसा चल रहा था। अनाक्रमण की नीति, अनाक्रमण की नीति, कोई भी अटैक नहीं करेगा, क्या इस चीज़ को चीन ने माना? तुरंत ही 1960-61 के दशक में आते आते, ठीक है, क्या किया चीन ने, भारत पे अटैक कर दिया और फिर बहुत सारा क्षेत्रों को लेने के बाद सीमा विवाद की स्थिति भी पूरी तरीके से शुरू हो गई। आंतरिक मामलों में कोई भी देश यहाँ पे हस्तक्षेप नहीं करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा, जब सॉवरेन मान रहे तो हस्तक्षेप क्यों करोगे। इसके अलावा जो भी यहाँ पे समानता है, ध्यान रखिएगा आपसी लाभ पे बल देना है, आपसी लाभ पर बल देना है, ठीक है, सब कोई समान है, आपसी लाभ पे बल देना है। और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति, अस्तित्व की नीति में विश्वास करना। देखिए यही था नेहरू का पंचशील समझौता जो चीन के साथ उस समय किया गया था। हिंदी चीनी भाई भाई का दौर यहाँ पे चल रहा था। अब यहाँ पे नेक्स्ट समझिए, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में या फिर वैश्विक मामलों में भारत की भूमिका यहाँ पे क्या क्या रही है। थोड़ा गुटनिरपेक्ष आंदोलन को समझाने के लिए सब बातें मैंने लिखा हुआ है आप लोगों को। तो देखेंगे तो भारत ऐसा नहीं था कि अचानक से गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व करने लगा, उसके पीछे कुछ न कुछ पृष्ठभूमि आपको दिखाई देगी। एक लीडरशिप के तौर पे नेहरू को ऐसे ही एक ग्लोबल लीडर के रूप में नहीं जाना जाता है। जैसे मार्च 1947 में, मार्च 1947 में देखेंगे तो दिल्ली में एशियाई संबंध सम्मेलन स्थापित किया गया। दिल्ली में एशियाई संबंध सम्मेलन अभी देखिए पूर्णतः मैंने आज़ाद भी नहीं हुआ है भारत, मार्च 1947 में किया गया। एशियाई जो भी देश थे उस समय, ठीक है, एक मैंने सम्मेलन स्थापित किया गया
दूसरा है यहाँ पे 1949। 1949 में देखेंगे तो इंडोनेशिया के मुद्दे को लेके भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पार्टिसिपेट करेगा। उसी तरीके से 1950 तक आते आते जब यहाँ पे कोरिया जब संकट होगा, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, तो उसमें भी भारत, ठीक है, अपना जो भी रुख है अख्तियार करेगा। इसके अलावा 1954 का हो जाएगा, 1954 का वियतनाम संकट, ठीक है। उस समय भारत ने वियतनाम को बहुत यहाँ पे सपोर्ट किया हुआ था। सोचिए, वियतनाम में माना जाता है कि फ्रांसीसियों की बहुत अच्छी पकड़ थी, सोचिए, ठीक है। लेकिन वियतनाम भी आज़ाद हुआ, यूरोपीय देशों से वियतनाम भी आज़ाद हुआ, और वियतनाम की आज़ादी को मांग को लेके यहाँ पे भारत ने अच्छा खासा रोल प्ले किया। इसको लेके एक सम्मेलन था जिसको बोला था जेनेवा सम्मेलन में भूमिका निभाई। 1955 का दौर आएगा, जो गुट निरपेक्ष आंदोलन का न्यू जिसे बोला जाता है बांडुंग सम्मेलन, ठीक है, बांडुंग सम्मेलन। वैसे ही 1956 हो जाएगा। 1956 में हो जाएगा यहाँ पे स्वेज नहर संकट को लेके, स्वेज नहर संकट में भारत भूमिका निभाएगा। 1961 का दौर आएगा, जिसको बोला था बेलग्रेड सम्मेलन, ठीक है। तो माना जाता है कि बांडुंग सम्मेलन ने जो गुट निरपेक्षता का आधार तैयार किया, उसको बेलग्रेड सम्मेलन तक आते आते एक दिशा दे दिया, माने अर्थात अब यहीं से इम्प्लीमेंटेशन पूरी तरीके से शुरू हो जाएगा। फिर 1961 के दौर तक आते आते कांगो संकट में यूएनओ के साथ देखिएगा भारत का सहयोग, कांगो संकट यूएनओ के साथ भारत का सहयोग। तो ऐसे मामलों में देखेंगे तो वैश्विक मामलों में भारत की जो भूमिका थी नेहरू के समय से यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गई थी। अब आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं गुट निरपेक्षता को लेके। तो आपको ध्यान होगा कि जब यहाँ पे कैबिनेट मिशन का जब भारत में आगमन हुआ तो उसी समय, ठीक है, चुनाव वगैरह, भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव वगैरह होना शुरू हो गया था। या फिर उस समय जो संविधान सभा थी उनके पास दो चैलेंज था। एक तो चैलेंज था संविधान बनाना, और दूसरा चैलेंज ये था कि भारत में पूरा का पूरा, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए भारत को, मैंने समझ रहे हैं ना, कि हर तरीके से सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करना। अर्थात जो भी एक मंत्रिमंडल का जो विस्तार है, दो चीज़ें यहाँ पे किया जा रहा था, मंत्रिमंडलीय विस्तार, उसके माध्यम से, ठीक है, शासन करना, और दूसरा यहाँ पे प्रशासन को सही सुचारू रूप से चलाने के लिए, ठीक है, एक सुव्यवस्थित, ठीक है, संविधान का निर्माण। यहाँ पे गुट निरपेक्षता को आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। तो 1900 देखेंगे 46 के दौर पे, ध्यान रखिएगा, 1946 के दौर पे पहली बार जब भारत को जब मौका मिला अपनी विदेश नीति, अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को जाहिर करने का, तो किस प्रकार से यहाँ पे किया जाए, ठीक है, ये भारत के लिए एक अवसर साबित हुआ। चूँकि भारत अब धीरे धीरे, ठीक है, डिक्लेयर हो गया था कि भारत अगस्त तक आटे फिर 1947-48 में जाकर आज़ाद हो जाएगा। लेकिन 1946 के दौर के आपको समझने के लिए थोड़ा आपको समझना होगा 1945 वाला मामला, जो कि यूएनओ का स्थापना हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो चुकी थी, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे दो जो राष्ट्र था, दो गुट में यहाँ पे बट चुका था। एक तरफ था यूएसएसआर, सोवियत रूस, और दूसरी तरफ था यहाँ पे यूएसए, अमेरिका। ये यहाँ पे इतने ये लोग उस समय, मतलब समझ सकते थे, ये एग्रेसिव एक्टिव थे। ये यूएसए था यहाँ पे कैपिटलिस्ट, और यूएसएसआर था यहाँ पे, ठीक है, मार्क्सिस्ट। दोनों के विचारों में यहाँ पे मतभेदता थी, ध्यान रखिएगा, दोनों के विचारों में मतभेदता थी। और द्वितीय विश्व युद्ध में देखेंगे तो एक संयोग ही था कि सोवियत जो रूस था पूंजीवादी खेमे में आ गया था, जब हिटलर के द्वारा डायरेक्ट, समझ रहे हैं ना, मैंने हिटलर की बहुत बड़ी गलती थी कि जिसने एक, ठीक है, ऐसे देश को छेड़ दिया जिसके वजह से वो देश मार्क्सवादी होते हुए भी पूंजीवादियों में आके मिल गया। समस्या थी यहाँ पे। अब यहीं से अब शुरू हो गया। अब यूएसए से आ रहे यहाँ पे चाह रहा है सोवियत रूस जितना अधिक हो सके भाई हमारा विश्व में इन्फ्लुएंस अधिक हो, ये चाह रहा है कि हमारा गुट यहाँ पे सबसे अधिक हो। और यहीं पे देखेंगे तो हर तरीके से भारत पे यहाँ पे, ठीक है, दबाव आ रहा था कि देखो भारत अभी भी आज़ाद हुआ है, दबाव बनाओ। यूएसएसआर बोल रहे हैं हमारे में आ जाओ, और यूएसए बोल रहे हैं यहाँ पे हमारे में आ जाओ। अब सोचिए, अगर कहीं भी नहीं जाएंगे तो ये भी आपको दुश्मन नज़र से देखेगा, ये भी आपको दुश्मन नज़र से देखेगा। एक तरफ जाएंगे तो फिर तो ये दूसरा दुश्मन नज़र से देखेगा। लेकिन यही था नेहरू की नीति, ध्यान रखिएगा, नेहरू की नीति, ठीक है। अब इसी समय यहाँ पे अंतरिम सरकार का गठन किया गया, अंतरिम सरकार का गठन भी किया गया था,
ध्यान रखिएगा, गठन भी किया गया था और नेहरू ने इसी समय डिक्लेयर कर दिया, नेहरू ने डिक्लेयर कर दिया गया गुट निरपेक्षता को लेके, गुट निरपेक्षता को लेके डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, संविधान सभा को संबोधित कर दिया कि हम किसी भी गुट पे रहने वाले नहीं, हम कैसे रहेंगे, गुट निरपेक्ष। अब गुट निरपेक्ष का जो मतलब है नेहरू की भाषा में समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, इसका जो अर्थ होगा बिल्कुल यहाँ पे तटस्थता, ध्यान रखिएगा, तटस्थता, पृथकता, अलग अलग, सॉरी, और निष्पक्षता, इन तीनों ही शब्दों को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तीनों ही शब्दों को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तटस्थता का मतलब ये नहीं है कि हम, ठीक है, अलग, अगर हम लोग गुट निरपेक्ष हो गए तो बिल्कुल ही हम लोग अलग हो जाएंगे, ऐसा यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा। पूरी तरीके से यहाँ पे पृथक्करण भी नहीं होंगे, अर्थात उनके साथ रहेंगे, उनकी बातों को, ठीक है, हम लोग मानेंगे नहीं, वो जो कहेंगे भाई वैसे हम कैसे मान सकते हैं, क्योंकि हम एक सोवरेन कंट्री के रूप में यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही है तटस्थता, पृथकता, ठीक है, सॉरी, और यहाँ पे हो जाएगा निष्पक्षता, निष्पक्ष यहाँ पे रहा जाने का प्रयास करना, ना हम तो यूएसए की तरफ जाएंगे ना यूएसएसआर की तरफ जाएंगे। और इन लोगों का रोल था कि हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका निभाना है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक स्वतंत्र भूमिका निभाना है और किसी महाशक्ति से प्रभावित हुए बिना, ध्यान से देखते चलिए, किसी महाशक्ति से प्रभावित हुए बिना, ठीक है, अपने जो भी डिसीजन है अपने देश को ध्यान में रखते हुए, अपने हितों को ध्यान में रखते हुए हमें लेना है। और फिर बात आती है भारत के संदर्भ में, तो यहाँ पे भारत का विकास करना है, भारत का विकास करना इसी गुट निरपेक्ष नीति को अपनाते हुए, जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है ना, बिल्कुल तटस्थ नहीं, पृथक्करण नहीं, लेकिन हाँ निष्पक्ष जरूर रहना है यहाँ पे। तो इसका मतलब कि भारत का विकास कैसे करना है, तो यहाँ पे अधिक से अधिक सहायता लेके, अधिक से अधिक सहायता लेके, अधिक से अधिक सहायता को लेके, और अधिक से अधिक सहायता का मतलब क्या होगा कि भाई जब ज़रूरत होगा तो यूएसएसआर के पास जाएंगे, तो उसको पास जाएंगे तो उसको लगेगा कि हाँ ये भाई अब हमारे गुट में आ रहा है, इसको सपोर्ट करो अधिक से अधिक। फिर यूएसए देखेगा कि भाई उसके गुट में जा रहा है तो ये भी हमें सहायता करेगा। चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। अर्थात नेहरू का यही था कि ज़रूरत पड़ने पे हमें दोनों ही देशों से भरसक लाभ मिल सके, चाहे वो तकनीक के क्षेत्र में, आर्थिक के क्षेत्र में हो सके, तभी जाके हमारा देश विकास हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे तो बिल्कुल देख पा रहे हैं ना, भारत पाकिस्तान अलग हो गया, बहुत अधिक भारत की उस समय फाइनेंशियल एक्टिविटी भी यहाँ पे अच्छी नहीं थी। तो कुल मिला के, ठीक है, यही गुट निरपेक्षता की जो नीति थी जो नेहरू की, और इसी को पूरे जब गुट यहाँ पे बनना शुरू हो गया, जो भी एशियाई जो देश है या फिर अफ्रीकी जो देश है जब इसमें शामिल होना शुरू हो गए, तो नेहरू ने इसी गुट निरपेक्षता की नीति का मूल मंत्र दिया, जिसके वजह से इन सारे लोगों के द्वारा यहाँ पर फॉलो किया जाने का प्रयास भी किया गया। तो उस समय देखेंगे तो 2 विश्व युद्ध के दौर में भी नेहरू ने अपने अस्तित्व को कायम रखा, और सिर्फ अपने अस्तित्व को कायम नहीं रखा बल्कि बाकी अन्य देशों को कहीं न कहीं, ठीक है, 2 बड़ी शक्तियों से बचाने का प्रयास किया, अर्थात तृतीय विश्व का यहाँ पे पूरी तरीके से परिकल्पना करने का भी प्रयास किया गया। अब यहाँ पे फाइनली आपको निष्कर्ष यहाँ पे बताने की कोशिश करना है। तो देखिए, विदेश नीति का जो निष्कर्ष है आपको बिल्कुल बैलेंस दिखाना होगा। अर्थात जब भी आप इसका मूल्यांकन करें, थोड़ा सा आपको पॉजिटिव और निगेटिव वे में दोनों ही आपको करना होगा। जैसे अगर हम लोग सबसे पहले सकारात्मक पक्ष की बात करें, इसके सकारात्मक पक्ष की बात करें तो इसी दौर पे देखेंगे तो भारत और रूस का संबंध धीरे धीरे पटरी पे आ गया, भारत और रूस के संबंध, ठीक है, और इंदिरा गांधी तक आते आते तो बहुत अच्छा जो संबंध जो दिखाई देगा, तो कहीं न कहीं उसकी नींव नेहरू के समय यहाँ पे रखी जा चुकी थी। दूसरा अगर हम लोग बात करें यहाँ पे गुट जो निरपेक्षता है, देखिए आज भी ये पत्थर का मील का पत्थर साबित हुआ, आज भी ये वर्तमान विदेश नीति का अहम हिस्सा है, जिसकी वजह से भारत का जो एग्जिस्टेंस अभी भी कायम है। इसके अलावा नेहरू ने पूरा देखेंगे तो जो भी यहाँ पे सांस्कृतिक विरासत हो गया, कल्चरल, ठीक है, हिस्ट्री हो जाएगा, सांस्कृतिक विरासत, या फिर अहिंसा को नहीं छोड़ा, सहनशीलता को नहीं छोड़ा, वसुधैव कुटुंबकम उस समय नेहरू साथ में ही लेकर चल रहे थे, या फिर विश्व कल्याण की भावना, सब यहाँ पे साथ लेने का प्रयास कर रहे थे। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं नेहरू के सकारात्मक पक्ष में
साधन और साध्य, साधन और साध्य दोनों ही पवित्र थे, दोनों ही पवित्र थे। वहीं अगर हम लोग नकारात्मक पक्ष की बात करें, नकारात्मक पक्ष की बात करें तो मैंने बताया है दो मुद्दा अभी भी समस्या दे रहा है। पहला तो मुद्दा यहाँ पे कश्मीर को लेके, और दूसरा है यहाँ पे चीन से, ठीक है, सीमा विवाद को लेके। अभी ये मामला क्या है, मैंने हाल फिलहाल में शॉर्ट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, इतना दशक हो गया सोचिए, और आगे कब तक जाएगा कोई पता नहीं है। सबसे जो नकारात्मक इफेक्ट आपको अमेरिका के संदर्भ में दिखाने की कोशिश करना है, अमेरिका के संदर्भ में दिखाना की कोशिश करना है, क्योंकि अमेरिका से जो भारत को उम्मीद थी कि अमेरिका तकनीक देगा, आर्थिक सहायता देगा, वो पूरा यहाँ पे नहीं हुआ, और पूरा भी नहीं हुआ। और अमेरिका ने भारत के कई सारे मामलों में देखेंगे तो हस्तक्षेप करना भी यहाँ पे शुरू कर दिया। जैसे पहला हम लोग बात कर ले यहाँ पे चीन के मुद्दे को लेके। चीन के मुद्दे को लेकर जैसे ही भारत ने डिक्लेयर किया कि चीन एक देश है, चीन की असली जो सरकार है कम्युनिस्ट सरकार वहाँ की है, तो फिर अमेरिका ने उसका क्या किया, विरोध किया। यहाँ भी लोग इनडायरेक्टली भारत और चीन आ गए। दूसरी तरफ देखेंगे तो अमेरिका ने भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया, जैसे कि गोवा के मुद्दे के लिए मैंने बताया हुआ था, इसने पुर्तगालियों का यहाँ पे पूरी तरीके से सहयोग किया। उसी तरीके से अमेरिका का मानना था कि देखो भारत एक भाषा नस्ल वाला देश है, बहुभाषा भाषी नस्ल वाला देश है। भारत लंबे समय तक, ठीक है, माने एकता और अखंडता को मैनेज नहीं कर पाएगा, एकता और अखंडता को मैनेज नहीं कर पाएगा, टूटना तय है। बार बार बोलता हूँ कि बहुत सारे उस समय जब से भारत का संविधान बना, भारत आज़ाद हुआ, तो लोग बोलते थे कि 10 साल 15 साल भी भारत टिक नहीं पाएगा, इसका टूटना तय है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या का क्या था, कारण था। कुल मिलाकर अलग अलग मंचों में देखेंगे तो भारत और अमेरिका के जो रिश्ते थे बहुत आपको सकारात्मक दिखाई नहीं देंगे उस दौर में, ध्यान रखिएगा उस दौर में। हालांकि वर्तमान में तो स्थिति यहाँ पे कुछ और ही है। तो कुल मिला के यही था, सारी बातों को आपको बैलेंस करके लिख देना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अपना फीडबैक आप लोग देते रहे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।